Trends in physical properties, cause of periodicity. क्या है cause of periodicity? Periodicity का मतलब सबसे पहले क्या होता है? Periodicity का मतलब होता है कि जैसे अगर regular intervals के बाद properties अपने आप को repeat कर रही हैं, उसे हम periodicity बुलाते हैं. ठीक है? So define कैसे करेंगे हम periodicity को? Periodicity is the recurrence of similar properties after regular intervals in the periodic table. Regular interval in the periodic table, इसको हम periodicity बुलाते हैं. जैसे अगर हम लिथियम से आगे पूरे 8 एलिमेंट्स पे जाते हैं, फिर उसके बाद सोडियम पे आ जाते हैं, फिर सोडियम के बाद हम 8 एलिमेंट्स फिल करते हैं, पोटेशियम पे आ जाते हैं. ठीक है? फिर पोटेशियम के बाद रुबीडियम पे आ जाएंगे और फिर सीजियम पे आ जाएंगे. तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है. तो recurrence of similar properties after regular intervals, उसको हम periodicity बुलाते हैं. अब cause of periodicity क्या हुई कि क्यों ऐसा हो रहा है कि regular intervals के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं. तो cause उसका क्या है? It is because of similar electronic configuration after regular intervals. और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? ऑफ द वैलेंस शेल. ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है तो सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे हम वैलेंस शेल बुलाते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं सारी तरह की रिएक्शंस में. ठीक है? कोई भी प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेंगे. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज भी सेम है. तो अगर हम इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम 2s1. ठीक है? इसकी आएगी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन, द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 3s1. ठीक है? फिर पोटेशियम की आती है आर्गन 4s1, फिर क्रिप्टॉन 5s1 और फिर ज़ीनॉन 6s1. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबकी देख रहे हैं तो सब में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 1. और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में हैं? s में. तो इसका मतलब आउटर मोस्ट में क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए इन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है. और इसी को हम क्या बुलाते हैं? periodicity. ठीक है? समझ में आ गया? ओके. सो अब केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की सेम होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर सपोज हम लोग इसके कर रहे हैं वो भी इन सबके सेम होंगे. सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जनरल ग्रेडेशन शो करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस ग्रुप में बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस ग्रुप में कम हो रही हैं, पर वो एक रेगुलर ट्रेंड शो, एक आप कह सकते हो एक सीढ़ी की तरह हम उसमें चढ़ते या उतरते हैं. ठीक है? तो उसे हम क्या बुलाते हैं? ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. So let's do the trend in a few properties of all the elements or all the groups of the periodic table. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि ट्रेंड्स क्या होता है. ट्रेंड्स इज द चेंज इन प्रॉपर्टीज, change in
properties while going from left to right. Left to right in a periodic table. Left to right in a periodic table, or top to bottom in a group. टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, ऐसे नहीं चेंज होती कि अब्रप्टली चेंज हो गई कि जैसे आप फर्स्ट स्टेप से सिक्स्थ स्टेप में सीधा चढ़ना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है ना। फर्स्ट से आपको सेकंड में चढ़ना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड में चढ़ना पड़ेगा, थर्ड से आप वापस जंप कर सकते हो फर्स्ट में, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये प्रॉपर्टीज चेंज होती है और उसको हम ट्रेंड्स बताते हैं। सो एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियस। इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होता है, जो हमें समझ में आता है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल, यही हुआ रेडियस, ठीक है। सो अगर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करें तो हम कर सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस to the outermost shell of an atom, ठीक है। पर अगर एक इंडिविजुअल एटम लेते हैं तो हम उसका साइज एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते कि एक ही एटम आपने ले लिया और उसका आपने साइज मेजर करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट रीजन, साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, कि साइज ऑफ द एटम बहुत ही छोटा है तो उसे इंडिविजुअली मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर टू, एक पूरे सैंपल में से एक एटम को एक्सट्रैक्ट करना भी मुश्किल है। जैसे आप हाइड्रोजन के किसी एक एटम को उसका साइज मेजर करना चाहते हो, एक गैस लेते हैं हाइड्रोजन की, तो सबसे पहले तो उस गैस में से हमको एक मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस मॉलिक्यूल में से एक एटम भी निकालना पड़ेगा, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक एटम को एक्सट्रैक्ट करना। तो सेकेंड रीजन क्या है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइसोलेट, आइसोलेट वर्ड यूज करो, आइसोलेट अ सिंगल एटम, ठीक है। इसलिए हम उसका साइज जो है वो मेजर नहीं कर सकते। थर्डली, प्रोबेबिलिटी पिक्चर हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी पिक्चर में? कि इलेक्ट्रॉन चाहे न्यूक्लियस से कितना भी दूर हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो, इट इज नेवर जीरो। इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है, जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उसका इफेक्ट काफी दूर तक रहेगा। अगर उसका इफेक्ट ज्यादा दूर तक रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को तो आउटरमोस्ट शेल में हमने इंक्लूड करना ही है ना, तो कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इफेक्ट है वो एक्यूरेट डिस्टेंस हमें न्यूक्लियस से आटोमोस्ट शेल के लिए नहीं देगा, ठीक है। सो थर्ड रीजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी पिक्चर
the possibility of finding an electron is never zero. Probability of finding an electron is never zero. So इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इफेक्ट है वो न्यूक्लियस से काफी दूर डिस्टेंसेस तक रहता है, तो एक्यूरेट रीडिंग हम इसकी या एक्यूरेट साइज जो है वो मेजर नहीं कर सकते. फिर फोर्थ जो पॉइंट है कि साइज ऑफ द एटम कीप्स ऑन चेंजिंग. साइज ऑफ एटम keeps on changing from one bonded state to other. One bonded state to other. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो उसका साइज अलग आएगा. अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो हाइड्रोजन का साइज अलग आएगा. ठीक है. सो एक बॉन्डेड स्टेट से दूसरी बॉन्डेड स्टेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं एटम को तो साइज फर्क हो सकता है. तो इसलिए ड्यू टू दीज 4 रीजंस इट वाज सजेस्टेड कि एक्यूरेट साइज तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम इफेक्टिव साइज कैलकुलेट करते हैं. इफेक्टिव साइज कैलकुलेट करते हैं which may or may not be accurate. और ये इफेक्टिव साइज हम कैलकुलेट किससे करते हैं? by various एक्सरे स्टडीज. ठीक है. एंड एक और स्टडी होती है जो कि आप अगर सीनियर क्लासेस में केमिस्ट्री लोगे तो पढ़ोगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज. ठीक है. इन दोनों को एक्सरे स्टडीज और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के अकॉर्डिंगली हम जब इफेक्टिव साइज किसी भी एक एटम का कैलकुलेट करते हैं तो हम रेडियस को डिवाइड कर लेते हैं इनटू द फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग. ठीक है. सो फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि जब भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो एक बॉन्ड बनता है. बॉन्ड क्या होता है? जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बॉन्ड बुलाते हैं. ठीक है. सो कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है. ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. ये टोटल डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स. ठीक है. लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है. सो कोवेलेंट रेडियस जिसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं आर कोवेलेंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? Distance between A and B divided by 2. ठीक है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन का ले लेते हैं. सो हाइड्रोजन में जो ये डिस्टेंस है AB दैट इज इक्वल टू 74 पिकोमीटर. राइट. सो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 74 divided by 2. Sorry, 74 divided by 2 that is 37 picometer. अब ये जो 37 picometer ले रहे हैं this is effective atomic radius. ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोग क्लोरीन का लें, क्लोरीन का 99 होता है डिस्टेंस. सो रेडियस क्या हो जाएगा क्लोरीन का? 99 divided by 2 that is equal to 44.
5 पिकोमीटर्स, ठीक है। और थर्ड ब्रोमीन का 114 होता है, 57, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि डिफाइन कैसे करेंगे हम कोवलेंट रेडियस? हाउ विल वी डिफाइन? सो यू कैन राइट डाउन the distance between the center of the nucleus of the atom and the mean position of the shared pair of electrons, mean position of the shared pair of electrons between the bonded atoms, mean position of the shared pair of electrons between the bonded atoms, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड, इसी तरह का एक और रेडियस आता है जिसे हम लोग मेटालिक रेडियस बुलाते हैं। मेटालिक रेडियस ओनली अकर्स इन मेटल्स, ठीक है। और मेटल्स कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, ये सब हमने कल किए थे। दे ऑल आर हेवी मेटल्स एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम। कॉपर, आयरन एंड निकल सारे हेवी मेटल्स है, डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मेटालिक रेडियस में जैसे हम कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम मेटालिक रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटालिक कॉपर जो है उसका डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर्स। अब इसमें कॉपर का जब सैंपल लेंगे तो कॉपर में एक एटम तो नहीं होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कितने एटम्स होने चाहिए? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms in 1 mole of copper, right? So कॉपर और कॉपर अगर दोनों जॉइंट है, सो ये इसका नेबर हो गया, है ना। ये एक कॉपर है, ये दूसरा कॉपर उसके साथ खड़ा है, तो ये दोनों नेबर्स हो गए। तो इन दोनों नेबर्स का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो कॉपर का रेडियस होगा। सो हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है नेबर्स का, दैट इज 256। तो अगर हमें सिर्फ इसका रेडियस कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? 256 डिवाइडेड बाय 2, 128 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या हो गया? बोल रहे तो हम सेम ही है। कोवलेंट रेडियस जो है ये जनरली हमें नॉन मेटालिक या नॉन मेटल्स के रेडियस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स के रेडियस को कैलकुलेट करने में कोवलेंट रेडियस हेल्प करता है और मेटल्स के रेडियस को कैलकुलेट करने में मेटालिक रेडियस हमारी हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हमको पता चल गया कोवलेंट रेडियस क्या है और हमें ये भी पता चल गया मेटालिक रेडियस क्या है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम पीरियोडिसिटी देखनी है, चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल एंड टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो हम लोग वेरिएशन देखते हैं। Variation along a period. We will explain the variation graphically. So अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं between the atomic number along a period, atomic number को क्या होता है? Will increase, ठीक है। और ये आ गया रेडियस, राइट। सो हम देखते हैं कि अलोंग अ पीरियड जब हम जाएंगे तो अलोंग अ पीरियड द रेडियस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। सो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सबसे पहले लिथियम हो गया, फर्स्ट पीरियड देख रहे हैं हम, फिर हो गया बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन,
ठीक है, सो हम क्या बोल रहे हैं, अ लॉन्गर पीरियड द साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू increase in nuclear charge। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो लॉन्गर पीरियड जब हम चल रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो हम बोलते हैं कि अगर हम लिथियम से बेरिलियम में गए तो एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, सो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो गया। सो अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली वो अपने तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो एटॉमिक साइज है दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग अलोंग अ ग्रुप पीरियड, अलोंग अ पीरियड, सॉरी। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नाउ व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप देन व्हाट विल हैपन? जब हम लोग डाउन द ग्रुप, ये तो हमने लॉन्गर पीरियड कर लिया, सेकेंड वेरिएशन हम कर रहे हैं डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तब भी तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी 1 पॉजिटिव इंक्रीज होगा। ठीक है, पर हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज keeps on increasing, keeps on increasing। अब क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल। Due to introduction of a new principal shell, right? क्या मतलब हुआ इसका कि अगर लिथियम, हम लोग लिथियम की आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम 2s1 भर रहे हैं। जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हम 3s1 भर रहे हैं। तो एक साइकिल, पूरा सर्कल एक और इंक्रीज हो गया, एक और पूरा ऑर्बिट इंक्रीज हो गया। तो डिस्टेंस सेंटर से आउटरमोस्ट के लिए भी इंक्रीज ही हो जाएगा ना। ठीक है, ज्यादा हो गया। तो अगर ज्यादा हो गया तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा इफेक्ट होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल शेल। ठीक है, सो लिथियम से हम सोडियम में गए, सोडियम से पोटेशियम में हम 4s भरते हैं। अभी करी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और प्रिंसिपल शेल हमने कर लिया। तो अब अगर दोनों के हम ट्रेंड्स लिखें, ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। ठीक है, अब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर हम कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं क्या कि सबसे बड़ा साइज लिथियम का, ठीक है, फिर उसके बाद बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और सबसे छोटा साइज किसका है यहाँ पे? फ्लोरीन। सो द साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। पर अगर हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो हर एक ग्रुप में लिथियम का साइज छोटा, उससे बड़ा सोडियम, उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबीडियम और उससे बड़ा सीजियम, राइट? सो इसके अकॉर्डिंगली पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज जो है वो किसका होना चाहिए? सीजियम। सीजियम का साइज पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा है। और अगर ग्रुप देखते हैं हम तो ग्रुप में एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड जब आप जा रहे हो तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट ग्रुप का साइज सबसे ज्यादा होगा। और फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स का साइज ग्रुप्स में सबसे ज्यादा और सीजियम का साइज एलिमेंट में सबसे ज्यादा इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो दो रेडियस हमने करे, कौन कौन से? अब जो नेक्स्ट हमने करना है रेडियस, दैट इज नोन एज द आयनिक रेडियस।
आयनिक रेडियस। सो लेट्स अंडरस्टैंड पहले कि आयनिक रेडियस होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी हम वैल्यू। What do you understand by ions? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बुलाते हैं? केटायंस। केटायंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बुलाते हैं केटायंस, और नेगेटिवली चार्ज को क्या बुलाते हैं? एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज या केटायंस जो है वो कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब पॉजिटिव चार्ज किसी भी एक एटम में ज्यादा हो जाएगा तो वो केटायन बना देगा, और पॉजिटिव चार्ज कब ज्यादा होगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव चार्ज वो लूज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज वो लूज कर रहा है, तभी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना। उसी तरह से एनायन कैसे बनता है? जब वो गेन करेगा तो उसके पास में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है देन पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो एनायन बना देता है। सो आयनिक रेडियस बेसिकली क्या होता है? हम बोलते हैं कि हमेशा केटायन का जो साइज है दैट इज स्मॉलर, और एनायन का इज लार्जर। ठीक है, उसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं एनायन। अब यहां पे ओवरलैपिंग नहीं होती, कोवलेंट में हम ओवरलैपिंग शो करते हैं ना, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस, तो उसमें ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इन दिस केस नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो शेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही, राइट। सो ये आ गया वन मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड मॉलिक्यूल इसी के साथ जॉइंट रहेगा, राइट। अब आयनिक रेडियस क्या हुआ? टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू इज गोइंग टू बी दिस, एंड हाफ, और इसका जो हाफ होगा दैट इज गोइंग टू बी द आयनिक रेडियस। ठीक है, क्लियर। अब हाफ में प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आप हाफ ले रहे हो इसमें, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे? साइज छोटा होगा। हाँ, साइज छोटा और बड़ा होगा, क्योंकि जब हम ये ले रहे हैं, सपोज ये वाला हम NaCl का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक है। अब NaCl के मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि जो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 276 पिकोमीटर्स है, ठीक है। अब सोडियम जो है केटायन की तरह बिहेव करता है, तो इसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो एनायन की तरह बिहेव करता है, तो उसका साइज जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब तो दोनों का साइज सेम आ जाएगा, तो हमारी तो फिर जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि हम फिर आयनिक रेडियस कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सोडियम एंड नेगेटिव आयन? बताओ कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं तो लिखो इसमें एक और पॉइंट लिखो, द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of the nucleus of the ion up to which it has an influence in the ionic bond, up to which it has an influence in the ionic bond. So हम क्या करते हैं, दोनों का सेपरेटली हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, has an influence in the ionic bond. The effective distance from the center of the nucleus of the ion
up to which it has an influence in the ionic bond. तो ये वाला जो डिस्टेंस लिया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द कैटायन, ठीक है, और जो ये वाला डिस्टेंस हम ले रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द एनायन, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आया, व्हाई द साइज ऑफ why the size of cation is always smaller? Why the size of the cation is always smaller than the respective atom? ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक कैटायन ले रहे हैं Na पॉजिटिव, तो इसका साइज Na से छोटा क्यों है? ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना। हमने पढ़ तो लिया कि उसका साइज छोटा होता है, पर क्यों है इसका साइज छोटा? इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज छोटा हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम उसको बुलाते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या सोडियम में चलो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि 11 है, ठीक है। सो 11 इलेक्ट्रॉन्स को 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि 11 ही प्रोटॉन्स है ना। सो 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। 11 को 11 करेगी तो एक को एक ही करेगा ना, ठीक है। जब ये कैटायन बनता है Na पॉजिटिव, तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रह गए, पर इसको तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो सेम ही रहा। अब टीम तो अनइक्वल हो गई है, ये 11 आप 10 को खींचेंगे अपनी तरफ तो ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, ठीक है। सो इसको हम क्या बुलाते हैं? इसे साइंटिफिक टर्म्स में एक नाम दे देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव का मतलब होता है कि बेसिकली अल्टीमेटली कितना न्यूक्लियर चार्ज है जो उसको खींच रहा है, दैट इज इफेक्टिव, कि कितना इफेक्ट है उसके ऊपर। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दिस केस इंक्रीजेस, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अब ज्यादा कस के पकड़ेंगे, देयरफॉर साइज डिक्रीजेस, ठीक है। सो इसे हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, बट इन वर्ड्स अगर इसको लिखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको आ सकता है। तो इन वर्ड्स आप इसे कैसे लिखोगे कि व्हेन द, यू वांट टू राइट डाउन, तो लिख लो, व्हेन द एटम loses an electron, when the atom loses an electron, the same unit positive charge, the same unit positive charge attracts lesser number of electrons, attracts lesser number of electrons due to formation of cation. As a result, effective nuclear charge increases, effective nuclear charge increases and size decreases.
and size decreases. उसी तरह से क्वेश्चन आता है, why the size of an ion is always larger than respective atom. ठीक है, तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl. ठीक है, अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 है ना एटॉमिक नंबर, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, 17. ठीक है, सो 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब 17 को खींच रहे हैं, Cl नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, पर ये तो 17 ही है ना. अब ये 17 18 को खींच रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या हो जाएगा, डिक्रीज. ठीक है, देयरफॉर इफेक्टिव nuclear charge decreases and size increases. right? तो अगर हम कंसिडर करें एक कोई भी एटम जो कैटायन की तरह भी एग्जिस्ट करता है और एनायन की तरह भी एग्जिस्ट करता है, तो उसका ट्रेंड शो करने की कोशिश करें. जैसे आयोडीन हमने ले लिया, आयोडीन कैटायन की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है. राइट, तो अगर हम कंपेयर करें साइजेस ऑफ द कैटायन ऑफ आयोडीन, द एटम ऑफ आयोडीन एंड एन आयन ऑफ आयोडीन, सो सबसे छोटा साइज इसका होगा. ठीक है, इससे बड़ा साइज एटम का होगा, और सबसे बड़ा साइज एनायन का होगा. ठीक है, क्लियर. अब एक चीज हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, जिसे हम बुलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्या होते हैं? which will have same number of electrons. अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ट्रेंड भी हम इसी मेथड से शो कर सकते हैं. सो वी आर सेइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज are those species which have same number of electrons. ठीक है, तो हम इस पे एक आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल लगा देते हैं. अगर हमें ट्रेंड शो करना है एटॉमिक साइज का या आयनिक साइज का, तो हम बोलते हैं मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, हाँ, लार्जर इज द साइज. तो एक सीरीज लेते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव. सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, 11 - 1 10 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव चार्ज में हम चार्ज को माइनस करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना. उसी तरह से नाइट्रोजन के पास 7 है, 3 नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देंगे, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 + 2 10. फ्लोरीन के पास 9 है, 9 + 1 10. तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई पूरी विद 10 इलेक्ट्रॉन्स.
अब इसे हमने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस। सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में, ठीक है। सो हमने क्या बोला, मोर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस। हाँ, सो सबसे छोटा साइज किसका होगा, Mg2 पॉजिटिव का। उसके बाद F नेगेटिव, मोर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द साइज। तो इसमें सबसे कम नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है, F नेगेटिव, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के ट्रेंड को लिखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस हमको आते हैं। इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसको हम जब छोटे थे तो हमें इस तरह से सिखाते थे, जब आप इंक्रीजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हो ना, तो हमें सिखाते थे कि जो बड़ा है उसकी तरफ को फिश का माउथ खुलेगा, है ना। सो जिस साइड को बड़ा है, सोडियम मैग्नीशियम से बड़ा है, तो फिश का माउथ उस साइड को खुल रहा है, राइट। सो इसी तरह से आपने इस पूरे चैप्टर में सारे ट्रेंड्स करने हैं, राइट। लास्ट टॉपिक, जो लास्ट टाइप ऑफ रेडियस हम करेंगे, दैट इज नोन एज वेंडर वॉल्स रेडियस। वेन डर वाल्स रेडियस क्या होता है? वेन डर वाल्स रेडियस पहले लिखो, इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the nuclei of two adjacent atoms। अब ये दो डिफरेंट atoms, adjacent atoms of the substance belonging to two different molecules। अब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जो वेन डर वाल्स रेडियस होता है, ये जनरली गैसेस में प्रेजेंट होता है, और गैसेस में भी स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, राइट। तो अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक आ गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दो मॉलिक्यूल्स का बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, सो वेन डर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि ये ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 360, सो इसका हाफ क्या आ जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 पिकोमीटर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट वेन डर वाल्स रेडियस इज। इसको हम लोग इनर्ट गैस रेडियाई भी बुलाते हैं। और इसका साइज सारे रेडियाई से सबसे ज्यादा है। तो अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन कोवलेंट
एंड वेंडर वॉल, तो वेंडर वॉल का साइज जो है वो कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। सो इसका ट्रेंड क्या रहेगा वो भी लिख लो। वेंडर वॉल रेडियाई ऑल्सो डिक्रीजेस, वेंडर वॉल रेडियाई ऑल्सो डिक्रीजेस when we move from left to right, we move from left to right and increases when we go down the group. Increases when we go down the group. ठीक है? So today we have done just one property and its strengths. Next property अब हम लोग next class में करेंगे.